अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 9 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री ग्रेड 10 पैडल बोर्ड एनबीएफ की बुक। तो उसके अंदर अब हम लोग यूनिट नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं अपनी सीरीज़ में। जैसे हम करते हैं, पहले हम लोग एसएलओस को देखते हैं जो कि नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्रोवाइड की हैं, और उसके बाद जिन एसएलओ से पेपर बनता है फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। तो अगेन आज की इस वीडियो में हम लोग जितने एसएलओस इसके साथ मुंसलिक हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला एसएलओ है स्टेट दैट द बॉन्डिंग इन अल्कीन्स इंक्लूड अ डबल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्कीन्स, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी पिछले चैप्टर में, काफ़ी डिटेल से। यूनिट नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एसएलओस थे उन्होंने काफ़ी डिटेल से बात की थी। इसके अंदर इस एसएलओ तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कीन्स के अंदर एक डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल से इसको नेम करना भी हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अल्कीन के अंदर एटलीस्ट 1 होता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकता है। 2 वाले को आप डाइन कहते थे और 3 वाले को आप ट्राइन कहते थे। डाइन और ट्राइन भी, और मोनोइन जिसके अंदर सिर्फ एक है, ये दोनों भी आपके पास टाइप थी अल्कीन की। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है, जैसे हमने देखा था, दैट वाज ईथीन। हमने इसको नेम करना भी सीखा था। तो ईथीन के अंदर आपके पास 2 कार्बन्स होते हैं, जैसे हमें पता है अब यूनिट 8 से, और इसके दरमियान आपके पास एक डबल बॉन्ड होता है, एंड देन ऑफ कोर्स आपको पता है अब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, जो हमने तरीका देखा था। सो दिस इज ईथीन, जिसके अंदर एक एटलीस्ट 1, और हमारी स्टेज पे हम लोग सिर्फ मोनोइन्स को ही पढ़ते हैं। तो दिस इज एन ईथीन, बहुत ही सिंपल। तो अब इस एसएल में वो कहते हैं कि आज स्टेट, यानी आपको पता होना चाहिए, आप कह सकें कि एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यही एल्कीन की डेफिनेशन है कि इट इज़ द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसके अलावा वो कहते हैं अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अल्कीन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने चैप्टर नंबर 8 में तीनों टाइप्स पढ़ ली थी हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन्स भी, अल्कीन्स भी और अल्काइन्स भी। अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास अल्केन्स थे, अल्केन्स अल्केन्स के अंदर तमाम के तमाम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स थे, ऑल सी सी, यानी आपके पास तमाम के तमाम ऑल सिंगल बॉन्ड। मुझे इसको इस तरह लिखना चाहिए, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अब चूंकि अल्केन्स के पास तमाम को तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जितने भी रिएक्शंस अल्कीन्स करते हैं या फिर अल्काइंस करते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड्स नहीं हैं, वो इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से वो सिंगल बॉन्ड को ख़त्म कर दें और इसकी जगह पर एक इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दें, इसकी जगह पर एक सिंगल बॉन्ड लें। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ईथेन है जिसके पास ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स 3 हाइड्रोजन होंगे, तो जो ईथेन है अब ये मज़ीद कोई रिएक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जहाँ पर रिएक्शन हो सके। ईथीन में ये गुंजाइश ज़रूर है कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो और 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएँ। हम अभी अगले एस्लो में देखेंगे ये भी कि कैसे ईथीन में से ये डबल बॉन्ड ख़त्म होता है और 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ सकते हैं और फिर ये बना देगा आपके पास ईथेन। तो ईथेन में जा सकता है, लेकिन ईथेन खुद से बहुत कम रिएक्शंस करता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास उसके अंदर कोई जगह ही बची नहीं है। अब ये ईथीन के अंदर तो कुछ मज़ीद हाइड्रोजन की जगह बची है। उसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस की जगह बची है। एक हाइड्रोजन इधर आके लग जाएगा इधर, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये ईथेन बन जाएगा। लेकिन ईथेन में किसी और नए एटम की कोई जगह ही नहीं बची है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ईथेन है दैट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो भरा हुआ है, जैसे कि वो मुकम्मल है, उसके अंदर कोई जगह नहीं है। सैचुरेटेड विद, हम कहते हैं कि सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, या अलग से हम लोग कहते हैं इट इज सैचुरेटेड, कि वो भरा हुआ है, उसके अंदर कोई जगह नहीं है। दिस मीन्स के जो अल्केन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, इनके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इनके अंदर कोई जगह ही नहीं है कि किसी बॉन्ड को ख़त्म करके मज़ीद एटम्स लाए जाएँ। लेकिन आपके पास जो बाकी दोनों टाइप्स हैं, अल्कीन्स और अल्काइन्स, इन दोनों के अंदर आपके पास कुछ-कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, तो मज़ीद कुछ आपके पास एटम्स में भी हाइड्रोजन के आ सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस वजह से अल्कीन्स और अल्काइन्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अल्कीन्स हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक आपके पास एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर अभी तमाम के तमाम हाइड्रोजन कार्बन नहीं फेल। अगर आप डबल बॉन्ड ख़त्म कर दें तो मज़ीद भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं।
सो यही वो असल में भी कहना चाहते हैं कि आपके पास द बॉन्डिंग इन एल्कीन्स इंक्लूड अ डबल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा एक दूसरी टाइप भी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको भी हमने यूनिट में देखा था, दैट वाज अल्काइन, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स थे। नेक्स्ट असल में आपके पास डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कीन्स बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज एल्केन मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ हाई टेम्परेचर एंड अ कैटलिस्ट। अब होता ही है कि जब आपके पास अल्केन्स जो हैं वो लिए जाते हैं, अब अल्केन्स आपके पास जो है वो अर्थ से आते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल से आते हैं। अल्केन्स जो मोस्टली आपके पास आते हैं दे कम फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जो आपके पास क्रूड ऑयल है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम भी कहते हैं, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है जो कि अर्थ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है, उसके अंदर आपके पास अल्केन्स मिक्स्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके पास डिफरेंट अल्केन्स फ्रॉम C1 टू C70, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, मीन्स मैथेन। यहाँ तक कि आपके पास जाता है, यहाँ हो सकता है मतलब एक ना हो तो दो हो, लेकिन यहाँ से लेकर ये आपके पास जाता है C70 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स इसके अंदर मिक्स होते हैं हर तरफ अल्केन्स। इस क्रूड ऑयल को हम लोग सेपरेट करते हैं, क्योंकि तमाम अल्केन्स अगर मिक्स्ड है तो उनका इतना बड़ा हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्केन्स की खास बात ये है कि इनको हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर। अल्केन्स हम बहुत ज़्यादा फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, जो कि घरों में चूल्हों में आती है, तो उसके अंदर मेथेन होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन अल्केन। तो अल्केन्स की खास बात ये है कि अगर आप कोई भी अल्केन लें तो ये काफ़ी आसानी से बर्न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। अल्केन अगर आप इसको बर्न कर दें, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलाएँ, तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इस एनर्जी को। सो अल्केन्स जो हैं, अब अगर तो ये सारे मिक्स्ड हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर हम इसको अलग-अलग कर दें तो किसी को हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा लाइट अल्केन्स हैं, यानी जिनके अंदर लाइट मीन्स जिसके अंदर मे बी C1 से C10 तक हैं, थोड़े लाइट हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े लाइट उनके अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े लाइट कार्बन एटम्स हैं, कम कार्बन एटम्स हैं, उनको हम लोग यूज़ करेंगे आम पर्पसेस के लिए, क्योंकि वो आसानी से जल जाएँगे। लेकिन जो बहुत हैवी आपके पास अल्केन्स हैं, हो सकता है उनको हम उतने अच्छे से फ्यूल के तौर पे ना यूज़ कर सकें, उनको हम लोग लुब्रिकेंट्स में यूज़ कर लें और चीज़ों में यूज़ कर लें। हम अभी इसको अगले एपिसोड में और डिटेल से भी देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट अल्केन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अब अल्केन्स क्रूड ऑयल को हमें सेपरेट करना है, तो इसको हम लोग रिफाइन करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को भी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन इससे हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, यानी कि हर अल्केन की अलग फ्रैक्शन तो नहीं होगी। फ्रैक्शन का मतलब है हिस्से, मतलब क्रूड ऑयल से हमने एक हिस्सा इसका निकाल लिया, एक हिस्सा इसका निकाल लिया। अब हर अल्केन की डिफरेंट फ्रैक्शन तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक रेंज ऑफ अल्केन्स की एक छोटी फ्रैक्शन ज़रूर बन जाएगी। पहले अगर क्रूड ऑयल में तमाम सी में भी आपके पास C1 से लेकर C70 तक थे, तो हो सकता है आपके पास हर फ्रैक्शन में पहली में C से C5 तक हों, फिर C5 से C10 तक। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फ्रैक्शंस बना देते हैं इन क्रूड ऑयल्स की। अब जो आपके पास लाइटर फ्रैक्शंस होती हैं, लाइटर फ्रैक्शंस यानी जिनके अंदर आपके पास लेस कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, इनकी जो आपके पास सप्लाई है दैट इज़ लेस देन डिमांड, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ये डिमांड का मतलब है कि कितने लोग इसको चाहते हैं, सप्लाई कितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ क्रूड ऑयल को रिफाइन करें तो इनकी सप्लाई इतनी मैच नहीं करती, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हर घर में भी इन्हें यूज़ होना होता है, और हर आम गाड़ियों में भी जो पेट्रोल है दैट इज़ ऑल्सो अ लाइटर फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो जितनी भी छोटे-छोटी फ्रैक्शन हैं जो कि आमतौर पे फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं, उनकी सप्लाई उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन जो हेवियर फ्रैक्शंस हैं, इनका ज़्यादा काम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है। हेवियर फ्रैक्शंस जिनके अंदर मोर कार्बन एटम्स हैं और कहीं ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, 50 से 70 तक हो सकते हैं। इनकी जो आपके पास सप्लाई है वो ग्रेटर देन डिमांड है, यानी ये आप अगर क्रूड ऑयल को रिफाइन करें तो ये आपके पास अ, ये आपके पास इतने ज़्यादा हेवियर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है कि इतनी की आपको ज़रूरत ही नहीं। जितनी आजकल डिमांड है उससे कम या उससे ज़्यादा ये आपको सप्लाई करके दे रहा होता है। तो ये उलट है कंपेयर्ड टू लाइटर फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये जो ज़्यादा बची हुई हैवियर फ्रैक्शंस हैं, क्यों ना इनको किसी तरीके से लाइटर फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इससे हमारा जो यहाँ पर हैवियर फ्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर लाइटर फ्रैक्शन कम है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी। हैं तो दोनों में कार्बन एटम्स, तो इसको हम छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर ये क्यों नहीं बना देते। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रैकिंग, कि हमने हैवियर जो अल्केन है, इनके अंदर अल्केन्स ही होते हैं इन फ्रैक्शन में मेनली, उनको हमें छोटे अल्केन्स में तोड़ना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं मतलब क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स। तो जो अल्केन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, हम उनको क्रैक करते हैं यूजिंग अ हाई टेम्परेचर एंड अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है। सबसे पहले होती है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग।
अब थर्मल क्रैकिंग क्या है? थर्मल जिसका मतलब होता है टेम्परेचर के साथ, इसके नाम से पता चलता है। दिस मीन्स विद हाई टेम्परेचर, यानी कि ये वो क्रैकिंग है जिसके अंदर आप लोग सिंपली इसको गर्म करते हैं, यानी एक किस्म का इसको जलाते हैं। अलबत्ता इसके अंदर आप ये इंश्योर करेंगे कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो इतने गर्म से वो जलना शुरू हो जाएगा। हम इसको जलाना नहीं चाहते, हम इसको सिर्फ तोड़ना चाहते हैं, तो हम कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं रखते, इसको अलग से बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उससे ये क्रैक होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास था डेकेन, तो हो सकता है ये क्रैक हो थर्मल क्रैकिंग से। थर्मल क्रैकिंग ने इसके अंदर जो बॉन्ड्स उनको तोड़ दिया और उससे में भी ये फॉर्म हो जाए आपके पास एक ऑक्टेन में भी। तो डेकेन है आपके पास, हमने इसका जनरल फॉर्म में पढ़ा हुआ है किसी भी एल्केन का, जैसे C10H22, राइट। 10 से डबल और उसमें 2 ऐड। जबकि ऑक्टेन इज अ स्मॉलर एल्केन में भी ये प्रोड्यूस करते हैं जो है आपका C8H18, राइट। बाकी आपके पास 2 कार्बन आइटम्स बच जाते हैं। इससे इथेन आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा, इससे आपके पास प्रोड्यूस होगा ईथीन। तो ये एक ख़ास बात है क्रैकिंग की, क्योंकि जब आप क्रैक करते हैं किसी भी अल्केन को, किसी बड़े अल्केन को, तो आपके पास आप उसके बाद 2 अल्केन्स नहीं बना सकते। एक अल्केन और एक अल्कीन ही हमेशा बनता है, या फिर एक दूसरी कंडीशन होती है, उसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल अल्कीन्स और कुछ हाइड्रोजन गैस बनती है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन सिंपली आपके पास एक अल्केन और एक अल्कीन बनता है। दोनों अल्केन इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अब अगर आपने एक अल्केन बना दिया है, तो आपके पास अगले में अगर आपने अल्केन बनाना है तो आपको जैसे अल्कीन है, इसका फॉर्मूला है आपका C2H4। अगर आपको यहाँ पर इथेन बनाना है, यानी आपको एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद नहीं है, राइट। तो अगर आप देखें तो 22 यहाँ, 18 + 4 जो है यही आपके पास 22 होते हैं। अगर आपको इथेन बनाना था तो आपको 6, तो आपको 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अगर हम इसको डायग्राम से भी देखें तो अगर हमारे पास ये डेकेन है, सी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिस इज डेकेन में हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसके बॉन्ड को क्रैक करते हैं तो यहाँ पर ये क्रैक हो रहा है, मे बी ये आपके पास इस वाले बॉन्ड को क्रैक कर देता है, इस वाले बॉन्ड को ख़त्म कर देता है। अब ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अब इधर इसके पास पहले थे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, जब ये टूटा इसके पास अभी भी 2 ही हाइड्रोजन थे। अगर तो इसने अपने सिंगल बॉन्ड को मेंटेन रखना है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, राइट, क्योंकि ये बॉन्ड तो खत्म हो चुका है। अब इसको 4 के लिए एक और हाइड्रोजन चाहिए, वो तो इसके पास है नहीं। तो क्या करता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देता है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड्स तो कंप्लीट करना है। सेम होता है यहाँ पर। अब ये जो आपका एल्केन था इसके पास इस साइड पर, क्योंकि पहले एक आपके पास वो था, पहले आपके पास एक डबल बॉन्ड था आपके पास, यहाँ पर वो आपके पास नहीं, पहले आपके पास एक सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर पहले आपके पास थे 3 हाइड्रोजन। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन चुका है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा और मे बी ये वहाँ जाकर जुड़ जाएगा। और एनीवेज यहाँ से ये वाला जो टूटता है तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर भी ज़रूरत है। अब ये जो आपके पास कार्बन फॉर्म हुआ है, इसके पास भी सिर्फ 2 ही थे, तो मे बी इसको भी एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से ले लेगा। एनीवेज इस तरीके से आपके पास हमेशा एक हाइड्रोजन की या तकरीबन 2 हाइड्रोजन की किल्लत रह जाएगी, क्योंकि जब आपने ये फॉर्म किया है तो आपको 2 मज़ीद हाइड्रोजन चाहिए था अगर आपने वाक़ई में दोनों अल्केन्स फॉर्म करने थे। तो इस वजह से एक आपके पास एल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपने एक अल्केन लिया, एक बिगर अल्केन, उसको आपने तोड़ दिया है इनटू एन अल्केन, एक स्मॉलर अल्केन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मे बी वो एक छोटी फ्रैक्शन का है, प्लस अल्कीन। तो अब एक चीज़ थर्मल क्रैकिंग की वो ये है कि थर्मल क्रैकिंग का काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल तरीका है, क्योंकि आप लिटरली ये कर रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल, आप लिटरली ये कर रहे हैं कि आप एक हीट के थ्रू इसको तोड़ रहे हैं। तो अगर तो डेकेन ने पहले ऑक्टेन और इथीन प्रोड्यूस किया था, हो सकता है अगली थर्मल क्रैकिंग में डेकेन आपके पास कोई और मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि आप तो सिंपली तोड़ रहे हैं हीट से। कभी आग किसी चीज़ को तोड़ सकती है, कभी किसी चीज़ को, तो हो सकता है अब आप लोग मे बी पेंटेन प्लस ऑफ कोर्स दूसरा पेंटेन आप फॉर्म नहीं कर सकेंगे इतना हाइड्रोजन नहीं, तो पेंटीन फॉर्म कर दें, C10H22 C8H18 C2H4। ओके, तो इस तरीके से पहले आपने डेकेन से ऑक्टेन और इथीन फॉर्म किया था, तब भी सेंस बनती है, तमाम कार्बन्स पूरे हो रहे हैं। अब आप पेंटेन और पेंटीन फॉर्म कर सकते हैं, इवन आप हेप्टेन और मे बी प्रोपीन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से
जो थर्मल क्रैकिंग है उससे कभी कोई आपके पास अल्केन्स और इथीन बनेगी, अल्कीन बनेगी, और कभी कोई अल्केन और अल्कीन बनेगी, क्योंकि वो तो कोई भी आपके पास कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कभी बॉन्ड इधर से टूट गया, कभी बॉन्ड उधर से टूट गया। जैसे हमने डायग्राम में देखा, हो सकता है वो एक पिछला टूट गया हो, एक अगला टूट गया हो, तो आपके पास तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं थ्रू थर्मल क्रैकिंग, क्योंकि इसमें आपने सिंपली आग लगाकर इसको तोड़ना है। लेकिन जो बस नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग, ये काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रखना है, मे बी 300 सेल्सियस या 400 सेल्सियस, मतलब ज़्यादा ये भी होगा लेकिन उस इतना नहीं होगा जितना इसमें 1000 या 2000 तक था। इसके अंदर आप लोग एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, लाइक समथिंग, इसके अंदर आमतौर पे ज़ियोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं। ज़ियोलाइट एल्यूमिना और सिलिका का एक मिक्सचर होता है। सो आजकल ज़ियोलाइट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन कैटालिटिक क्रैकिंग। अब इसके अंदर कैटालिटिक क्रैकिंग से ये होता है कि दिस इज़ प्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर आपने ये नहीं करना कि आपने बस एग्रेसिवली आग लगाकर हीट से बस किसी भी बॉन्ड को तोड़ देना है। हीट से तो रैंडमली कोई भी बॉन्ड टूट सकता था, जिसका उस दिन था। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में क्योंकि दिस इज़ प्रेडिक्टेबल, तो इसके अंदर आप लोग एक कैटलिस्ट यूज़ करें। कैटलिस्ट अब आपको पता है क्या होता है। एक कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आप हर कैटलिस्ट डिफरेंट काम करता है। तो हो सकता है आप कोई ज़ियोलाइट यूज़ करें, ज़ियोलाइट से कई किस्में हैं, उससे कोई ख़ास किस्म का बॉन्ड टूटे। आप कोई ज़ियोलाइट यूज़ करें, उससे कोई ख़ास किस्म का आपके पास बॉन्ड टूटे। हो सकता है काफ़ी बड़े-बड़े आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करें। अब अगेन ये भी 100% आपके पास प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि डैकेन हमेशा यही प्रोड्यूस करेगा इस कैटलिस्ट के साथ, लेकिन काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो एक ही कंडीशन में ऑक्टेन प्रोड्यूस कर दे, कभी पेंटेन, तो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाए। हो सकता है अगली में हेप्टेन प्रोड्यूस कर दे, लेकिन ये काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। आप लोगों को पता होगा कि मैं अब तोड़ने लगा हूँ इस कैटलिस्ट के साथ, तो अब ये ऑक्टेन या हेप्टेन प्रोड्यूस करेगा, या अब तोड़ने लगा हूँ तो अब ये पेंटेन या हेक्सेन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन पिछली बारी में आपको कुछ पता नहीं, कभी वो कुछ प्रोड्यूस कर देता है, कभी वो कुछ प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से अब ये जो कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे, ये ज़ियोलाइट्स होते हैं। हो सकता है अब आपके पास, अच्छा, कैटलिस्ट की ख़ास बात ये है कि जब आप कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं तो इससे आपके पास मोर बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि जो अगर थर्मल क्रैकिंग थी उसके अंदर वो उनको तोड़ रहा है, तो वो उनको छोटा से छोटे करने की कोशिश करता है। हालाँकि कभी-कभी आपके पास, जैसे इसमें अंदर आपके पास जो है इसके अंदर आपके पास इथीन काफ़ी छोटा हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। इसके अंदर आपके पास दोनों तकरीबन बराबर-बराबर थे। यानी इसमें अंदर भी 5 थे, इसके अंदर भी 5 थे। लेकिन जो थर्मल क्रैकिंग है, वो बस कोशिश ये करेगा कि जिसके अंदर थोड़े ज़्यादा छोटे एक कॉम्बिनेशन बने, उसकी तरफ वो जाए। क्योंकि आपके पास वो सिंपली तोड़ रहा है, तो वो ज़्यादा छोटे आपके पास अल्कीन्स की तरफ जाता है। ओके, सो स्मॉलर अल्कीन्स की तरफ वो आपके पास जाता है। लेकिन जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, अब इसके अंदर हो सकता है छोटे भी प्रोड्यूस कर दें, लेकिन ज़्यादा जो एक आम सी बात है वो ये है कि कैटालिटिक क्रैकिंग से आप मोस्टली थोड़े बिगर अल्कीन्स आप लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे आप पेंटीन इससे ज़्यादा ईज़िली प्रोड्यूस कर पाएँगे, क्योंकि ये कैटालिटिक क्रैकिंग है, तो इसके अंदर उस तरह से आप हर चीज़ को तोड़ नहीं रहे हैं। तो इससे थ्रू भी आप छोटे मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस कर सकेंगे, लेकिन आमतौर पे सिर्फ़ बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट एनीवेज़, हो सकता है आपकी बात लेकिन आपके पास पेंटेन या अभी बड़ी रेंज में है पेंटेन और पेंटीन प्रोड्यूस करते हैं। हालाँकि वो छोटे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दिस इज़ मोर प्रेडिक्टेबल। बट ये 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके थ्रू आप लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को क्रैक करते हैं, छोटे अल्केन मॉलिक्यूल्स में आते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। प्लस आप लोग अल्केन्स भी पा लेते हैं, तो आप मैन्युफैक्चर ऑफ अल्केन्स कर पाते हैं बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ हाई टेम्परेचर थर्मल क्रैकिंग एंड अ कैटलिस्ट कैटालिटिक क्रैकिंग। ओके। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स। तो इनकी लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स के आपके पास जो रीजंस हैं वो यही हैं, हमने ऑलरेडी देख लिए। नंबर 1 रीजन तो ये है कि आपके पास मोर डिमांड ऑफ वोलेटाइल लाइटर अल्केन्स। तो जो आपके पास हेवियर अल्केन्स हैं या लार्ज अल्केन्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। जो जितने आप छोटे अल्केन्स करते जाएँगे वो उतने ज़्यादा वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब है आसानी से जलने वाले। जो ज़्यादा हेवियर हैं वो इतनी आसानी से नहीं जलेंगे, जो वोलेटाइल हैं वो काफ़ी ईज़िली जल जाते हैं। तो इनकी आपके पास ज़्यादा डिमांड होती है, तो बड़ों को आप छोटों में तोड़ देते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा आपके पास नीड ऑफ अल्केन्स होती हैं, तो इससे आप लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अल्कीन्स जो इससे निकलते हैं उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके? और फिर इससे आप लोग जो आपके पास एक्स्ट्रा हेवियर एल्केन्स हैं उनको भी आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, उनको भी आप लोग यूज़ में ला सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्रैकिंग करते हैं बड़े एल्केन मॉलिक्यूल्स। डिस्क्राइब द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एंड KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्रोमीन।
इन एक्वस फॉर्म, यानी ये जो लिक्विड है ब्रोमीन वैसे लिक्विड है, इसको हमने पानी में मिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट करने लगे हैं ये जो हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले विद ब्रोमीन। इससे हमने ये पहचानना है कि क्या हमारे पास एक जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है, मीन्स वो अल्कीन है, या फिर वो अनसैचुरेटेड मीन्स वो अल्कीन या फिर अल्काइन है। ये हमने टेस्ट करना है, इससे हमने ये चीज़ पहचाननी है। ये हमारे पास एक टेस्ट होता है कि हम उसको देखे बगैर वो कौन सा है हम ये पहचान पाएंगे क्या वो अल्कीन है या अल्कीन है। ये हम लोग कैसे करेंगे? तो अब अगर आप देखें, अगर हम लोग ब्रोमीन का एक्वस वाटर लें और इसको हम लोग रिएक्ट करें, इसके अंदर से हम लोग पास करें अपने जिसको हमने चेक करना है, मे बी सबसे पहले हम लोग पास करते हैं एक अल्कीन को, एक सैचुरेटेड कार्बन को। अब ब्रोमीन का जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन, तो ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज वेरी पॉपुलर। सर कलर रेडिश ब्राउन, जैसे आप समझ ही सकते हैं कि ब्राउन लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेड आपके पास उसकी टिंट है। तो इस तरह से आपके पास जो अल्कीन है, अगर आप ब्रोमीन के अंदर ब्रोमीन के वाटर से या ब्रोमीन जिसके अंदर डिजॉल्व है जिस वाटर के अंदर, मतलब यस ब्रोमीन को आपने उसके अंदर मिक्स किया हुआ है, उसके अंदर से अगर आप लोग अल्कीन को पास करें, मतलब अक्सर कहा जाता है बबल एन अल्कीन, तो आप एक अल्कीन को लिक्विड फॉर्म में, मतलब आप अपने हाइड्रोकार्बन को गैसियस फॉर्म में लें और उसको इसके अंदर से बबल करें, तो फिर क्या होगा? अब अगर तो आप एक अल्केन को करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्केन जैसे हमने देखा दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज अनरिएक्टिव। अब अल्केन को जब आप लाएंगे ब्रोमीन के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि अल्केन के पास कोई डबल बॉन्ड ही नहीं जिसको वो तोड़े और ब्रोमीन को अंदर आने दे। वो ब्रोमीन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। तो ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा। तो अगर तो आप एक हाइड्रोकार्बन को बबल करते हैं उसका इसका जो वाटर है इसका कलर रेडिश ब्राउन ही रहता है, रेड ब्राउन ही रहता है, तो आप लोगों को पता है कि दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि इसने कोई रिएक्शन ही नहीं की। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पास करते हैं, मे बी दैट इज एन अल्कीन, तो अब क्या होगा? अब एक रिएक्शन हो जाएगी, वो अल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन अंदर घुस जाएगा। दिस इज Br2। ब्रोमीन की जो वैसे नेचुरल फॉर्म है दैट इज Br2, और घुस जाएगा बिकॉज दिस इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस वजह से ये जो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर था ये अब आपके पास कलरलेस हो जाएगा, यानी ये कलर आपके पास खत्म हो जाएगा। और आपके पास चूँकि वो कलर जो ब्रोमीन था वो आपके पास ख़त्म हो गया है। ब्रोमीन की वजह से आपके पास रेडिश ब्राउन आ रहा था। जब ब्रोमीन ही खत्म हो जाएगा बाकी पानी बचा तो आपके पास कलरलेस हो जाता है। तो वो ब्रोमीन एक्चुअली में रिएक्ट कर गया है, ब्रोमीन खत्म होकर इसके अंदर घुस गया है अल्कीन के अंदर। तो हम लोग देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पास करते हैं ईथीन को। ईथेन को पहले पास करते हैं, तो ईथेन को तो पास करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें बस पता चल गया कि ईथेन इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम लोग पास करते हैं मे बी ईथीन को, या आप इथाइन को पास करते हैं जो दैट इज़ एन अल्कीन। तो फिर आपके पास क्या होगा? तो इथीन का आपके पास जो अगर हम उसको ड्रॉ करें दैट इज समथिंग लाइक दिस। अब ये एक अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके पास जगह है, ये इसको तोड़ सकते हैं और दो मजीद हाइड्रोजन को अंदर ला सकते हैं। तो ये रिएक्ट करेगा विद ब्रोमीन, और इससे आपके पास चूँकि जगह है ये डबल बॉन्ड आपके पास टूटेगा और इसकी जगह पर आपके पास कुछ इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। और बाकी आपको एक तीसरी जो कार्बन को चीज़ चाहिए थी वो ब्रोमीन से ले लेगी। एक ब्रोमीन का एटम आएगा इधर, बाकी जो बचा वो इधर आ जाएगा, और इस तरीके से ये आपके पास एक, इसको हम लोग ये अल्केन तो नहीं है क्योंकि अब इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एटम्स आ गए हैं। ऐसे ऐसे अल्केन मतलब हैं इनके अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक इसके अंदर आपके साथ एक हैलोजन जुड़ गया है। हैलोजन आपको पता ही होगा, हैलोजन ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये चार मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। ये जो पीरियोडिक टेबल में ये वाला ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। जब आपके पास एक हैलोजन आके जुड़ जाए एक किस्म के अल्केन से तो इसको हम लोग कहते हैं हैलो अल्केन या अल्काइल हेलाइड। तो इसने आपके पास एक अल्काइल हेलाइड बल्कि एक डाई हैलो अल्केन या डाई अल्काइल हेलाइड, क्योंकि दो हैलोजन आकर जुड़ गए हैं। तो एनीवेज ये आपके पास ये चीज़ प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि अब ये प्रोड्यूस कर सकता था, इसके पास जगह थी। अगर आप यहाँ पर एक अल्केन को लाते तो वो इथेन को लाते तो उसने कहना था कि मैं कहाँ से तोड़ूँ, मेरे पास कोई जगह ही नहीं, ऑलरेडी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं तो हाइड्रोजन को कैसे हटाओगे। लेकिन इसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं इसको तोड़ देता हूँ तो मेरे पास एक एक बॉन्ड की जगह बन जाएगी, तो वो इसने ब्रोमीन को दे दी। तो ब्रोमीन हो गया ख़त्म, रेड ब्राउन कलर हो गया आपके पास ख़त्म। जैसे ही आपके पास रेड ब्राउन कलर हुआ ख़त्म तो उस तरीके से वो हुआ कलरलेस में, और आपको पता चल गया कि दिस इज अ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ विद पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4, जो हमने अभी असर में भी देखा। इसको भी हम लोग लेंगे एक्वस फॉर्म में। पोटाशियम पर मैंगनेट का पास पाउडर होता है, इसको आप लोग मिक्स कर देंगे और पानी के अंदर तकरीबन 1% आप सोल्यूशन बनाएंगे।
इन मोस्ट केसेस, यानी 1%, 1 ग्राम आप 100 ml में मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास इसके अंदर से फिर आप अगेन अपने बबल अप करेंगे हाइड्रोकार्बन को, अगर तो होगा अल्केन, तो अगेन अल्केन भी ये भी उस तरीके से आपके पास रिएक्ट करता है। अल्केन आपके पास कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका जो कलर है आपके पास, जो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका कलर आपके पास होता है पर्पल, राइट। तो जो आपके पास KMnO4 है, इसका कलर ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसका कलर आपके पास पर्पल होता है। अगर आप इसको एक्वस फॉर्म में डाल दें तब भी इसका कलर आपके पास पर्पल होता है। लेकिन जब आपके साथ आप इसको ट्रीट करेंगे विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मे बी एन अल्कीन, तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास एक रिएक्शन होगा और आपके पास जो कलर है दैट विल चेंज इनटू ब्राउन। तो पहले तो कलर आपके पास कलरलेस हो गया था पिछले में, लेकिन अब वो पर्पल से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन कहाँ से आ रहा है? ये ब्राउन किसी आपके पास ब्रोमीन से नहीं आ रहा है, ये ब्राउन आपके पास कलर है, ये आपके पास आता है MnO2 से। दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी हम देखेंगे जब भी हम किसी अल्कीन को या अल्काइन को रिएक्ट करेंगे विद पोटाशियम परमैंगनेट, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, तो फिर हमारे पास प्रोड्यूस होगा साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिससे हमें ये कलर आएगा। तो अगर तो हमारा कलर चेंज नहीं होता तो फिर तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर कलर चेंज होता है देन दैट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिएक्ट करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन को विद पोटाशियम परमैंगनेट, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, बल्कि बना ही देते हैं। दिस इज C राइट। इस तरीके से आपके पास है इथीन। ऑफ कोर्स इसको आप रिएक्ट करेंगे विद पोटाशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला आपके पास है C2H4। इसको हमने रिएक्ट करना है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, और इसी के साथ इसके अंदर पार्ट देता है आपके पास वाटर भी, क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व है तो वाटर भी आपके पास इस रिएक्शन में पार्ट देता है। अब ना बट एनीवेज, ये जो आपका चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले ये आपके पास प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकॉल क्या है? तो ग्लाइकॉल एक अल्कोहल है, हमने अल्कोहल भी देखे थे यूनिट 8 में। अल्कोहल है जिसके अंदर आपके पास 2 OH ग्रुप्स हैं, तो एक डायऑल है। अल्कोहल के अंदर भी वैसे हमने एक OH वाला देखा था, लेकिन 2 OH ग्रुप्स हों वो भी एक अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड अ डायऑल। और ग्लाइकॉल एक ऐसा खास डायऑल है, यानी उसके अंदर 2 आपके पास OH ग्रुप्स होंगे, जिसके अंदर हर OH जो है वो डिफरेंट कार्बन एटम से जॉइंट है। तो यहाँ पर होगा ये, और ये ग्लाइकॉल जो है एक जनरल नेम है, ये कोई आपके पास IUPAC नेम नहीं है जिससे हम नेमिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास एक कार्बन था, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा क्योंकि अनसैचुरेटेड है, तो ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, इसको जगह देगा। इधर ही आपके पास आकर ऊपर एक जुड़ेगा OH ग्रुप, इधर से मिलकर इधर भी ये में भी आपके पास एक OH ग्रुप, इसी के साथ दूसरा नहीं जुड़ेगा बिकॉज दिस इज अ ग्लाइकॉल। तो इस तरीके से आपके पास ये जो चीज़ फॉर्म हो गई है, दिस इज कॉल्ड ए ग्लाइकॉल। और अब ये खास तौर पे आपके पास इथीन का ग्लाइकॉल है। इथीन जो है, दिस इज इथीन, इसका जो जनरल नेम है, जनरल नेम वो है जो हम खुद से नहीं देते, ये हमने नाम देना सीखा था। इसका जो आम नेम है जो हमें याद रखना पड़ता है दैट इज इथाइलिन। अब यहाँ पर भी हम जो नाम इसको देंगे, हाँ, इसका एक इस वाले मॉलिक्यूल का भी एक सिस्टमेटिक नेम है जो हम इसको दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इस ग्रेड पर नहीं है हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन, क्योंकि ये इथाइलिन का है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे। प्लस आपके पास फॉर्म हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये हमेशा फॉर्म होगा। इसके चेंज होने के साथ साथ आपके पास ये चेंज होगा, लेकिन ये तो फॉर्म होगा ही होगा। प्लस आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो जाएगा। एक और चीज़, ये जो आपके पास रिएक्शन है ये आपके पास इन मोस्ट केसेस एसिड में आप कहेंगे। सो दिस इज एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट एसिड विल बी लाइक अ कैटलिस्ट, तो ये आपके पास एसिड में मिक्स होगा। एनीवेज इस तरीके से आपके पास ये जो फॉर्म हुआ है इसका आपके पास ब्राउन कलर फॉर्म हो जाएगा, और इस वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। इस वजह से आपको जो सोल्यूशन है दैट विल टर्न ब्राउन, आपको पता चल जाएगा यस दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं। मैं फाइनल अगर रिएक्शन लिखूँ तो मेरे पास है C2H4 प्लस KMnO4 प्लस वाटर टू फॉर्म, आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल C2 C2 1 2 3 4 5 6 C2H6O2, राइट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस MnO2 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसको ऑफ कोर्स आप लोग बैलेंस अप करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कार्बन्स तो बैलेंस्ड हैं फॉर द टाइमिंग। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 5 हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 5 है, तो 1 4 और 5। उसके बाद पोटाशियम हमारे पास यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 है, यहाँ पर मैंगनीज भी 1 है, और हमारे पास वहाँ पर भी मैंगनीज 1 है। अच्छा ये तो आपको बैलेंस, अच्छा नहीं बैलेंस नहीं, मैंने शायद में भी गलती की। कार्बन दोबारा देखते हैं, कार्बन यहाँ 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर
अच्छा यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो यस दिस इज नॉट बैलेंस्ड। कार्बन के लिहाज से तो बैलेंस ही लग रहा है। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक हम लोग 2 को ऐड करते हैं, तो इससे यहाँ पर हमारे पास अब हो जाते हैं 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हम लोग एक 2 को ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास इधर भी 8 हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। कार्बन आई थिंक अभी भी बैलेंस्ड हैं। बाकी बचती है बात ऑक्सीजन की। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो इधर है हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्लस 6, तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन इधर हैं। इधर है हमारे पास 4, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। बाकी अगर हम लोग देखें पोटाशियम को, तो यहाँ पर हमारे पास 1 पोटाशियम है, वहाँ पर हमारे पास 2 पोटाशियम है। तो इस चीज़ को भी हमें क्लियर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2 ऐड करता हूँ ताकि यहाँ पर भी 2 पोटाशियम हो, लेकिन इससे फिर आपके पास वो बाकी चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। सबसे पहले मैंगनेट, मैंगनेट यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, इधर भी 2 एक ऐड कर देते हैं। ओके, तो मैंगनेट और पोटाशियम हो गया हमारे पास बैलेंस्ड। अब अगर हम लोग उसके बाद देखें तो इधर हमारे पास पोटाशियम और मैंगनेट हो चुका है बैलेंस। बाकी बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास होगा यहाँ पर 8 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 10, और इधर हो गया 2 प्लस 4 6 प्लस 2 दैट इज 8। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन ज़्यादा हैं, तो इधर भी हमें ऑक्सीजन जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। सो आई थिंक इसको अगर आप लोग बैलेंस करें, तो अगर हम इधर एक 4 ऐड कर दें, इधर हम लोग एक 4 ऐड कर दें, तो इस तरीके से हम लोग इसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इधर 4 ऐड करते हैं, तो हमारे पास अब जो हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास हो गए हैं यहाँ पर 8 और प्लस 4, तो 8 प्लस 4 हमारे पास हाइड्रोजन हैं 12। अब यहाँ पर हमारे पास हो गए 12 हाइड्रोजन, तो इधर अगर हम लोग इधर एक 3 ऐड कर दें, राइट, अगर हम लोग इधर एक 3 ऐड कर दें, तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन जो हैं वो इतने ही हो जाते हैं, राइट। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 4, और हम इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा, यस। तो अगर हम लोग देखें इधर हो गए हमारे पास 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20, इधर 6 3 18 प्लस 2, तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया है, यस। सो अब मुझे उम्मीद है कि रिएक्शन बैलेंस है, बट एनीवेज आप इसको बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। ओके, describe using simple equations preparation of alkenes by elimination reaction in halogeno alkanes and alcohols। तो इसके अंदर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को हमने प्रिपेयर करना है कि कैसे हम अल्कीन, हमारे पास जो अल्कीन्स हैं इथीन ब्रोमीन में कहने लगा था, इथीन, उसके बाद है आपके पास प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये जितने भी आपके पास अल्कीन्स हैं ये हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो उसका एक तरीका जो उन्होंने यहाँ पर बताया है, दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस ये क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जब भी आप लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर से एक चीज़ को बाहर निकालते हैं, सो अगर आपके पास अल्केन था तो इसके अंदर से आप लोग कुछ एटम्स को बाहर फेंकेंगे, और उससे क्या होगा, जैसे ही आप कुछ हाइड्रोजन से किसी भी और हाइड्रोजन को या बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कार्बन एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो उससे आपका एल्केन में भी, जस्ट एज एन एग्जांपल, एल्केन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्केन, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो आप एक एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। अब आमतौर पर एलिमिनेशन रिएक्शन इस तरह से नहीं की जाती है अल्केन और अल्कीन में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल को। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे यहाँ पर जो इस एसिड में हमारे पास 2 हैं, दीज आर हैलोजन एल्केन्स एंड अल्कोहल। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल्स में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट का ये मतलब होता है कि इसके अंदर से हम लोग हाइड्रोजन वाटर को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट वाटर, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसके अंदर से हम लोग वाटर को निकालेंगे, कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्कोहल है, मे बी एथेनॉल, एथेनॉल है, तो 2 कार्बन्स, एक OH ग्रुप, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर से अगर हम लोग वाटर को निकाल दें, मीन्स अगर हम लोग इस चीज़ को निकाल दें, राइट, ये किस्म का वाटर है, या मे बी अगर ये OH ऊपर था, मतलब किसी भी तरीके से हम एक वाटर को निकाल दें, इस वाले ग्रुप को निकाल दें, तो फिर क्या होगा। अब इस कार्बन को चाहिए थे 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स तो इसको मिलेंगे नहीं। ओके, मे बी हम लोग इस तरह से करते हैं कि यहाँ से एक OH निकालते हैं और यहाँ से एक H निकालते हैं, राइट। तो इस तरीके से वाटर में निकाल दिया। यहाँ पर अब इस कार्बन को भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड चाहिए, इसको भी एक एक्स्ट्रा, तो वो बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और हमारे पास एक अल्कीन फॉर्म हो जाएगा।
तो इसके अंदर से हम लोग इसको डिहाइड्रेट करेंगे। अब डिहाइड्रेट हम लोग इसको कैसे करेंगे, खुद से तो ये नहीं होगा, हम लोग इसको ख़ास कंडीशंस के अंदर जाकर इसको हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ख़ास कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो एक तरीका है इनको डिहाइड्रेट करने का, एक तरीका ये है कि हम इसके वेपर को, यानी इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग पास करें थ्रू एल्यूमिना। एल्यूमिना आपके पास ये चीज़ होती है Al2O3। इसके ऊपर से अगर हम लोग पास कर दें इसके एक किस्म के कैटलिस्ट के ऊपर से हम लोग पास कर दें एथेनॉल की गैस को, और इसको हमने गर्म किया हो, तो हमारे पास ये डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालें तब भी ये डिहाइड्रेट हो जाता है। सो यहाँ पर अगर ये डिहाइड्रेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा सबसे पहले तो वाटर ऑफ कोर्स, प्लस जो बाकी चीज़ बची है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ईथीन। दिस वाज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, हमने इस चीज़ के अंदर से निकाल लिया है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं, तो वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इससे हमने डिहाइड्रेट किया है अल्कोहल को, हमने प्रोड्यूस किया है अल्केन अल्कीन। ओके, तो ये पहला मेथड था थ्रू अल्कोहल्स। अब ये आपको ये चूँकि अब आपको तरीका आइडिया है, तो आप किसी आप लोग प्रोपेनॉल को भी आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, आपको ब्यूटानॉल की भी आनी चाहिए, आप इजीली बना सकते हैं। तो एनीवेज हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स हैलोजेनो एल्केन्स। हैलोजेनो एल्केन्स क्या हैं? हैलोजेनो एल्केन्स वही हैं आपके पास अल्काइल हैलाइड्स, राइट? हमने देखा था हैलो एल्केन्स जिनको हम कहते थे, इसको वो हैलोजेनो एल्केन्स कह रहे हैं। बट एनीवेज अल्काइल हैलाइड्स हमने ऊपर देखे, तो जिसके अंदर आपके पास जो आपके पास अल्केन है एक किस्म का, उसके अंदर आपके पास एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई हैलोजन लगा हुआ है। यहाँ में भी 2 हैलोजन लगे हुए हैं, हम तो एक ही की बात करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हैलोजेनो एल्केन, या फिर एक अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो जो बाकी चीज़ आपके पास बचती है दैट इज़ एन अल्काइल। क्योंकि हमने देखा था अल्काइल क्या था, जब हम अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देते थे वो अल्काइल बन जाता था, जैसे हमने देखा था। तो फिर उसके साथ हम एक हैलोजन लगा रहे हैं, दैट इज़ एन अल्काइल हैलाइड। इसके थ्रू भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड, में भी हमारे पास है जो सबसे, अगर हम लोग सिंपल अल्काइल हैलाइड की सोचें, मे बी हमारे पास हो सकता है, मे बी हम लोग चूज़ करते हैं इथाइल क्लोराइड, राइट? हमने इथाइल ले लेते हैं और साथ में उसके साथ अपने कोई सा हैलोजन लगाना है, इथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, इथाइल क्लोराइड जो आमतौर पर लिया जाता है उसको हम लोग ले लेते हैं इसको कैरी आउट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, कैसे होगा? हमारे पास सिंपली 2 आपके पास कार्बन हैं, लेकिन इसके साथ एक हाइड्रोजन के बजाय आपके पास एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हम लोग इसके अंदर से निकालेंगे एक हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, तो हम लोग इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर हम लोग ये वाला हिस्सा निकाल दें, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और हैलाइड, इसको अगर हम लोग निकाल दें, फॉर एग्जांपल हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ये HCl एसिड है। अगर हम लोग इसको किसी तरीके से निकाल दें, ऑटोमेटिकली एक अल्कीन बन जाएगा, क्योंकि फिर ये आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, वैसे हमने बॉन्ड्स कंप्लीट करना है। यही हम लोग करेंगे एक अल्काइल हैलाइड के साथ। हम लोग इसको पास करते हैं नॉर्मली विद KOH, ओके, अल्कोहलिक KOH, जो आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके थ्रू एक मतलब एक ये एक आपके पास एक अल्कोहलिक फॉर्म में होगा, इसको हमने अल्कोहल के अंदर डिप किया होगा, इसको हॉट हम लोग रखेंगे, हॉट अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं। इसको हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेट कर देंगे और इसके अंदर से ये हम चीज़ निकाल लेंगे, तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा इथीन। ये चीज़ निकल चुकी है, प्लस HCl हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस तरह से हमने अगेन अल्कीन को प्रोड्यूस करता है, दिस इज इथीन। अब अगेन आमतौर पे ये जो रिएक्शन जिस तरह बुक में लिखी जाती है, होता है कि आपके पास जो ये हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस हुआ है, ये आमतौर पे रिएक्ट कर जाता है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास HCl प्रोड्यूस हुआ, या आपके पास चूँकि ये इसी मीडियम में रिएक्ट हो रहा था, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये आपके साथ फिर फॉर्म कर देता है, ये आपके पास फॉर्म कर देता है KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, ये चीज़ आपके पास ये प्रोड्यूस कर देता है। तो आमतौर पर जो रिएक्शन हैं अक्सर बुक्स में, जितना एनबीए की बुक है उसके अंदर आपको रिएक्शन इस तरह से मिलेगी कि आपके पास था इथीन, ये था दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस वाज C2 1 2 3 4 5 H5Cl, दिस इज एन अल्काइल, प्लस आपने ऐड कर दिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड करें। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखें
तो इसने आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, इसने आपके पास प्रोड्यूस करता है इथीन प्लस KCl प्लस वाटर। तो इसके बजाय वो लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख देंगे क्योंकि उसने एंड में यही फॉर्म कर देना है। बता जो जनरल रिएक्शन मेन रिएक्शन है वो ये हो रही है, उसके बाद मजीद ये रिएक्ट करके ये फॉर्म करा है, तो ओवरऑल रिएक्शन अक्सर इस तरह से लिख दी जाएगी। बट एनीवेज दिस इज द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ हमने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड की। अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे फॉर एग्जांपल प्रोपाइल ब्रोमाइड की, तो फिर भी अगेन आपके पास एक प्रोपीन फॉर्म होगा, तो उसके मुताबिक आपके पास एक अल्कीन फॉर्म होता है। डिस्क्राइब the properties of alkenes in terms of addition reactions with bromine or aqueous bromine, hydrogen in the presence of a nickel catalyst, steam in the presence of an acid catalyst, and draw the structural displaced formula of the products. Next we have addition reactions of alkenes. तो ये बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट हैं टू addition reactions, ये आपके पास completely opposite हैं to elimination reaction. Okay, so opposite एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर आपने क्या करना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने किसी चीज़ को एलिमिनेट करना था फ्रॉम एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं। जब आप किसी चीज़ को एलिमिनेट करते थे तो आपके पास डबल बॉन्ड फाउंड होते थे, तो उससे आप लोग प्रिपेयर करते थे एल्कीन्स, राइट, एल्कीन प्रिपरेशन। लेकिन एडिशन रिएक्शंस के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास एल्कीन मौजूद होगा और उसके अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है। पहले आपके पास एल्कीन नहीं होता था, आप कुछ एलिमिनेट करते थे तो एल्कीन आ जाता था। अब आपके पास एल्कीन मौजूद होगा, आपने कुछ ऐड करके एल्कीन के अलावा कुछ बना देना है। सो इसके अंदर आपने ऐड थिंग्स और आपने डबल बॉन्ड को ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड बनाना है। ओके, तो सबसे पहले जो आपके पास रिएक्शन एडिशन है ऑलरेडी हम देख चुके हैं विद ब्रोमीन या एक्वस ब्रोमीन, तो ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, अब उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर डिस्प्लेड फॉर्मूला प्रोडक्ट्स, तो मैं इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला ही ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले था एक अल्कीन, दिस वन। मैं जब इसके अंदर ऐड करूँगा ब्रोमीन या कोई भी हैलोजन, तो मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा, मैंने ऑलरेडी देख लिया है। ये हमारे पास एक हैलोजनो एल्केन प्रोड्यूस कर देगा या अल्काइल हैलाइड। और एक सिंगल बॉन्ड मौजूद हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि एक डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड और दो चीजें ऐड हुई हैं। सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एक आपके पास सोच कर सकते हैं। दिस वाज इथीन, आपने ऐड किया ब्रोमीन और फिर ये आपके पास एक हैलोजन एल्केन प्रोड्यूस हुआ। हमने इसका नेमिंग नहीं देखी किस तरह से हम लोग इसको नेम करते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग, इसका भी एक खास तरीका होता है नेम करने का। अब इसको जो अगर तो ये सिर्फ एक आपके पास सिर्फ एक ब्रोमीन होता तो हम इसको बड़ी इजीली कह सकते थे ब्रोमो इथेन या फिर इवन इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास दो ब्रोमीन आ गए हैं, तो वैसे आपको बता दूँ इसको हम लोग इस तरह से नेम कर सकते हैं 1,2 डैश डाई ब्रोमो इथेन। ओके, इस तरह से हम इसको नेम कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दो ब्रोमो हैं। तो आयो अगर हेलोजन कोई भी हो सकता था, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडो और फिर उसके अलावा आपके पास है फ्लोरो। तो दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, जिसके अंदर आपके पास पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर ये जुड़े हुए हैं। बट एनीवेज इसका नेमिंग वैसे भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे इनको नेम करते हैं। एक एक वाला को तो इजीली नेम कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको सिंपली करना है ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड भी ठीक है। लेकिन दो के लिए आपको हल्के से नाम याद रखने पड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बट एनीवेज ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ भी हम लोग इसको, मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब हम लोग इनको हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं अल्कीन्स को। हमारे पास फिर क्या होगा, तो वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास था अगेन इथीन, सबसे पहले लेते हैं। दिस इज इथीन। हमने इसके अंदर एडिशन रिएक्शन करनी है, हमने इसके अंदर ऐड कर देना है हाइड्रोजन गैस को। ओके, तो हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस, उसके लिए हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट। ओके, तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस। बट हम लोगों ने ये यूज़ कर लेना है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। H2 मीन्स HH, तो एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा इधर और एक जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, तो ये आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर आपके पास आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन्स। जब इधर आ गए 3 हाइड्रोजन्स तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर भी आपके पास आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। दिस इज इथेन। दिस वाज अगेन एन एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना है और इससे आपने इथीन से हाइड्रोजन ऐड करके इथेन फॉर्म कर दिया है। इसके बाद है आपके पास स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। स्टीम मीन्स बहुत ज़्यादा, जो आपके पास H2O है, स्टीम इज H2O, लेकिन आपके पास गैस फॉर्म में हॉट होती है ये। तो इसको जब आप रिएक्ट करते हैं विद एन अल्कीन इन एन एसिड कैटलिस्ट, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐड अप करते हैं अल्कीन को,
टू स्टीम। आप देखेंगे ये उल्टा है, अगर मैं इसके अंदर H2O ऐड कर दूँ, ये उल्टी चीज़ है जो हम पहले करते थे। हमने अभी जब एलिमिनेशन रिएक्शन की, हमने की थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने आपके पास एक अल्कोहल के अंदर से पानी को निकाला था, तो वो उसने आपके पास एक अल्कीन बनाया था। यहाँ पर हम एक अल्कीन के अंदर पानी को डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक अल्कोहल ही फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक इनमें से एक कार्बन के साथ, अब सपोज किसी के साथ भी हो, तो एक कार्बन के साथ आपके साथ OH जाएगा, ग्रुप जाएगा, जो हो जाएगा OH, H और H। अब देखें वो OH इधर भी ज्वाइन हो सकता है, इधर भी। तो इस केस में तो वो इधर भी हो या इधर, एक ही बात है, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में कि आप इसको घुमा सकते हैं। इधर रखेंगे वो सेम बात है अगर आप इधर रखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 एटम। हाँ, जब अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे उसमें मैटर करेगा कि किधर ये ज्वाइन करता है। बट यहाँ का ज्वाइन करेगा इधर, तो ये सिंगल बॉन्ड, और फिर एक और जो हाइड्रोजन बाकी बचा है, इसके अंदर से OH तो निकल गया, तो बाकी सिर्फ एक हाइड्रोजन बचता है, वो आकर ज्वाइन कर जाएगा इधर। तो ये 2 चीज़ें, ये वाटर था जो आपको आकर ज्वाइन किया है। तो इससे आपके पास अगेन एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, दिस इज एथेनॉल। तो हमने एडिशन रिएक्शन करके अपने अल्कोहल की, हमने अपने इथीन की हमने प्रोड्यूस कर दिया है। उसको हम लोगों ने स्टीम ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो कि मे बी आपके पास फॉर एग्जांपल इस बुक के अंदर, तो जितना मुझे याद है इन्होंने फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ था, बट ये तो आमतौर पे कोई भी एसिड हो सकता है। दिस इज H3PO4, राइट। आपके पास होता है फॉस्फोरिक एसिड। बट एनीवेज ये आपने प्रोड्यूस कर दिया है एथेनॉल, दिस इज इथीन से। और हमने पहले इसका उल्टा किया था, हमने एथेनॉल को डिहाइड्रेट किया था, उसके अंदर वाटर निकाला था, तो इथीन प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, अगर हम लोग इधर मे बी हमारे पास है मे बी ब्यूटीन, ओके, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तो मे बी हमारे पास है ब्यूटीन, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये तो प्रोपीन है, मे बी ब्यूटीन है, इस तरीके से, ओके। यस, आपके पास सेंटर में हो या इधर हो, तो ये तो मैटर करेगा कि आपके पास कौन सा ये ब्यूटीन है। सो मे बी आपके पास ये ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन, ओके, जैसे हमने देखा था इसको नेम करना। दिस इज मे बी आपके पास जो है, दिस इज 1 ब्यूटीन। तो आपके पास ये पहले जो आपका हाइड्रोजन होगा, पहले जो कार्बन है उसके ऊपर आपका डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 ब्यूटीन, इसको आप लोग कहते हैं बट 1 इन, जैसे हमने देखा था। पहले कार्बन है, फिर दूसरे पे होता है, लेकिन तीसरे पे हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि तीसरा पहले जैसे पहले वाली ही बात है। नहीं, तीसरे पे अगर वो इधर मौजूद है, तो वो ऐसी बात है जैसे वो पहले मौजूद होता घूम के। तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या बट 2 इन या बट 1 इन, जैसे हमने ऑलरेडी यूनिट 8 में देखा था। बट यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े होंगे। अब इसके साथ क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग इसके अंदर अब ऐड करें वाटर को, तो अब क्या होगा? अगर अब आप लोग देखें, तो ये मैटर करता है कि OH की, अब OH ने इधर तो वो ज्वाइन नहीं करेगा OH, क्योंकि OH ने तो उधर जाके ज्वाइन करना है जहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन वो इस कार्बन के साथ जाके ज्वाइन करेंगे, इस कार्बन के साथ, क्योंकि वो जिसके साथ मैंने ज्वाइन करे, अगर किसी के साथ अलग इसके साथ ज्वाइन करता है, तो हमारे पास और प्रोडक्ट होगा, इसके साथ ज्वाइन करता है और प्रोडक्ट होगा। हमने यूनिट 8 में देखा था, क्योंकि यहाँ पर OH अगर इधर हो, तो अगर इधर हो तो हम इसको घुमाएंगे, तो वो इधर तो आ सकता है, इधर नहीं आ सकता, हमने घुमा के देखना होता है, जैसे हमने यूनिट 8 में देखा था। तो फिर OH अगर इधर ज्वाइन करता है तो और चीज़ प्रोड्यूस होगी, इधर ज्वाइन करता है तो और चीज़, तो OH किधर ज्वाइन करेगा? तो यहाँ पर एक रूल है। अब इसका फुल मैकेनिज्म है वो तो हम नहीं देख सकते इस लेवल पे, लेकिन एक रूल है जो हम याद रख सकते हैं, जिससे हम हमेशा बता पाएंगे कि OH कहाँ ज्वाइन करेगा। ये रूल बहुत ही सिंपल है। आपके पास रूल ये है कि जो आपके पास OH वाला ग्रुप है, ये अक्सर बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन ये रूल ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, यानी एक आपने OH जाके ज्वाइन करना है, इनमें से एक के साथ OH होगा, एक के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके साथ ज्वाइन होगा, हाइड्रोजन ज्वाइंस with the carbon of which has more hydrogens। तो अब आपके पास यहाँ पर, या मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड मैं पहले लिख लेता हूँ, एंड OH which, अब पूरे आप इंग्लिश कर लें, OH joins with the carbon which has less hydrogens। अब इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे और एक के पास ज़्यादा। अगर आप देखें इन दोनों कार्बन में से इसके पास, आपके पास जो है ये वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसके बाद आप इस वाले के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए। मैंने गलती की हुई है, ये तो यहाँ प्रोटॉन ही होगा ना, तो ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने, ऊपर से फेक होगा, तो उसको मैं मिटाता हूँ। सो आपके पास इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है जिसके साथ ज्वाइंट है। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ जाके ज्वाइन करेगा आपका H, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ जाके आपका ज्वाइन करेगा OH। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, C, इस वाले C के पास क्योंकि कम ज़्यादा थे, तो इसके साथ जाकर ज्वाइन कर जाएगा हाइड्रोजन। ये आपके पास एक रूल है।
और यहाँ पर आपके पास जाकर ज्वाइन करेगा, यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास चूंकि इसके पास एक ही था तो इसके साथ जाकर ज्वाइन करेगा OH। सो ये आपने अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया है। दिस इज, अगर आप इसको नाम दें जैसे हमने नाम देना सीखा था, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, राइट, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। अब आपके पास ब्यूटेन वन ऑल फॉर्म नहीं हुआ अगर, तो ये OH जाके जुड़ता है इधर तो वो डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल होता है, दैट वुड बी ब्यूटेन वन ऑल। ब्यूटेन टू ऑल आपके पास फॉर्म होगा अगर हम लोग हाइड्रेट करें अपने ब्यूटेन बट वन इन को अगर हम लोग हाइड्रेट करें तो हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ब्यूटेन टू ऑल। मे बी अगर हम लोग बट टू इन को हाइड्रेट करें तो कुछ और प्रोड्यूस हो, तो ये अब आप लोग अपने रूल लगा कर खुद देखेंगे कि बट टू इन को अगर हम लोग, वो आपको पता है क्या है यूनिटेड से, अगर हम उसको हाइड्रेट करें तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। बट एनीवेज ये रूल है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप OH किस वाले कार्बन के साथ लगाते हैं। ओके, तो जो हमारा SLO था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट वाज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स इन टर्म्स ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट एंड द स्ट्रक्चर और डिस्प्ले फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये हमें आता है कि कैसे हम स्ट्रक्चर या डिस्प्ले जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इतनी देर से कैसे ड्रॉ करें। ये किसी भी, अब आपको जो मैंने रूल सिखा दिया है और बाकी इनके साथ ये तो बहुत ईजी है, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपना डिस्प्ले फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट है identify alkynes as hydrocarbons containing triple carbon carbon covalent bond and that alkynes are unsaturated hydrocarbons। yes, alkynes ऑलरेडी हमने बात की थी यूनिट नंबर 8 में जो कि था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया था alkynes क्या हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने देखे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने 2 टाइप्स देखी हैं अब तक, यानी एक टाइप हमने अब तक देखी है दैट वाज अल्कीन्स जिनके अंदर आपके पास है डबल बॉन्ड्स। तो ये अनसैचुरेटेड हैं क्योंकि अभी मजीद सिंगल बॉन्ड तक ये जा सकते हैं। मजीद इनसे भी ज़्यादा अनसैचुरेटेड हैं आपके पास अल्काइंस, दीज आर, इनके पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स एटलीस्ट वन। तो अगेन identify alkynes and hydrocarbons containing triple carbon carbon covalent bond and that alkynes are unsaturated hydrocarbons। okay, next SL. Describe use of ethine as a fuel for welding and in artificially ripening fruits। तो ये एक अल्काइन है दैट इज इथाइन, सिंपलेस्ट अल्काइन जैसे हमने देखा था, उसकी एक यूज है, राइट, दिस इज 3 बॉन्ड्स और फिर एक हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज इथाइन। तो इसका हमने यूज़ देखे हैं, 2 आम यूजेज हैं इसके जो बस आपको पता होने चाहिए, राइट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ऐसे लोगों को बताइए। पहला है आपका वेल्डिंग में। इथाइन की खास बात यह है कि जब आप इसको बर्न करते हैं तो ये एक बहुत हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ओके, सो जब आप इथाइन का काफ़ी हॉट फ्लेम होता है जब आप इसको बर्न करते हैं, काफ़ी ब्राइट फ्लेम, तो इससे आप लोग वेल्डिंग करते हैं। जो वेल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म एक शोला यूज़ किया जाता है, वो आप लोग इथाइन को बर्न कर रहे होते हैं, तो इसका एक यूज़ है एज अ फ्यूल। प्लस इसका अब जब आपको इसका जो मेन यूज़ है राइपन फ्रूट्स, सो जब आप फ्रूट्स को पकाते हैं, राइपन का मतलब है पकाना, तो उस वक्त आप लोग जो है राइपनिंग कहना चाहिए, राइपनिंग फ्रूट्स, उसके अंदर आप लोग इथाइन को यूज़ करते हैं। इथाइन गैस को आप लोग यूज़ करते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, जो फ्रूट्स हैं जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर एक हार्मोन होता है इथाइन, तो इथाइन एक्ट्स एज अ हार्मोन इन प्लांट्स। तो हमने हार्मोन के बारे में आपको बायोलॉजी से पता ही होगा, हमने इनके बारे में बात भी की थी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, कि हार्मोन सिंपली आपके पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इथाइन इज ऑल्सो अ हार्मोन इन प्लांट्स, मॉलिक्यूल है तो बिल्कुल वो हार्मोन की तरह कर सकता है। प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं एज द राइपनिंग हार्मोन। जब उनको इथाइन मिलती है तो उन्हें लगता है कि अब हमने पकना है, तो वो पकना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका कलर हो सकता है ग्रीन से येलो होना शुरू हो जाए, ये तब होगा जब आपके पास इथाइन हार्मोन मौजूद होगा। यहाँ पर आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग पहले अपने फ्रूट्स को कच्चा ही उतार लें, लेकिन उसके बाद आप लोग इथाइन गैस उनको सप्लाई करें। फ्रूट्स को लगेगा कि हमारे पास हार्मोन आ चुका है, उन्हें लगेगा कि असली में हमने अब पकड़ा है, और वो फिर वो पकना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आर्टिफिशियली जब आप फ्रूट्स को राइपन करते हैं तो आप लोग इथाइन गैस का यूज़ करते हैं। नेम फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। बहुत ही ये ईजी ऐसे लो है, आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए जिसकी 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, तो आपके पास जो फ्यूल्स ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, यानी अर्थ के अंदर से निकलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। उनको हम लोग कहते हैं फॉसिल। अगर हम लोग उनको फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लें, हम लोग उनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब अर्थ के अंदर से हमारे पास कैसे निकलते हैं, तो कई हज़ार साल पहले, बल्कि कई लाखों साल पहले जब आपके पास ज़मीन बनी थी तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होते थे, बहुत सारे छोटे-छोटे एनिमल्स होते थे। तो जैसे-जैसे वो आपके पास मरते गए
तो वो डिकम्पोज होते गए और ग्राउंड में उनका जो भी आप कह सकते हैं डेब्री था, वो आपके पास ग्राउंड में शिफ्ट होना शुरू हो गया और समुद्र में भी। तो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता ये जो आपके पास जितना भी चीज़ें बच जाती थी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन में और ओशन का जो बेड है उस पर इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता अगर तो उनको मिल गया बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो वो तो बन गई सॉलिड, जिसको हम लोग कहते हैं कोयला। तो ये कोयला जितने भी पुराने आपके पास प्लांट्स वगैरह हैं, उन सब के जो लीव्स वगैरह हैं, ये सब जब कई सालों बाद कई लाखों सालों बाद मिल गए, तो उसने इस तरह की शेप इख्तियार कर ली। जब हम इसको जलाते हैं तो इसके अंदर से तमाम वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिन्होंने पहले सब्सटेंसेस ने खाई थी या फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ की थी। अगर उसको थोड़ा मीडियम टेम्परेचर मिला, वो बन गया एक लिक्विड प्रेशर मिला, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस, नहीं दैट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। और अगर तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं मिला, तो वो बस हल्की सी नीचे जगह मिल गई, वो गैस बन गई, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके पास, जो कि मौजूद हैं आपकी ज़मीन में, जिनको जो काफ़ी एफिशिएंट हैं, यानी इनसे पोल्यूशन तो वैसे फैलती है क्योंकि इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन इनसे आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये लिटरली आपके पास जो प्लांट्स थे पुराने वो बचे हुए हैं मोस्टली। तो उस प्लांट ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ली थी, वही कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकालेंगे, तो एनर्जी जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ली थी, वो अब आप लोग यूज़ कर लेंगे। सो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑल्दो ये लिमिटेड हैं, यानी इन्फिनिट तो नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया से खत्म हो जाएँगे, लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी एक आपके पास इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं फॉर एनर्जी। तो ये हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास नेम मेथेन एज़ द मेन constituent of natural gas and then has stated that petroleum is a mixture of hydrocarbons compounds containing hydrogen and carbon only। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले व्हाट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपने अक्सर सुना होगा, इसको कहा जाता है मीथेन। नेचुरल गैस जो हम लोग अपने चूल्हों में यूज़ करते हैं, कंप्लीटली मीथेन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर मोस्टली 95% तक आपके पास मीथेन मौजूद होती है, स्पेशली जो रिफाइंड नेचुरल गैस होती है। और भी हैं, इथेन है, फिर ब्यूटेन भी होता है, और इसके अलावा और नाइट्रोजन वगैरह की गैसेस भी होती हैं, लेकिन मोस्टली इसके अंदर मीथेन है जो हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। सो मीथेन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। इसके बाद आपके पास कोल है। कोल तो आपको पता ही होगा, जैसे मोस्टली कार्बन, ओके, मोस्टली कार्बन, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, दैट इज़ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की खास बात ये है कि इट इज़, इसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं मौजूद, इट इज़ अ मिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मेनली अल्केन्स, ओके, मिक्स ऑफ अल्केन्स ही मैं कहूँगा इसको। हो सकता है हल्के-फुल्के अल्कीन्स भी हो, मेनली अल्केन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। आपको बताया था हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होती है। तो पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इसको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में, कि हम इसको रिफाइन करते हैं। क्रूड ऑयल हम वैसे यूज़ नहीं करते। इसके अंदर जो आपके पास इतने ज़्यादा अल्केन्स मौजूद हैं, आपके पास इसके अंदर इथेन भी होगा, ब्यूटेन भी, और फिर बहुत ज़्यादा जो जिनके अंदर 50-50 कार्बन एटम्स हैं वो भी हैं, तो तमाम मिक्स हैं। तो हमें इनको एक्चुअली में अलग करना होता है। हर एक-एक अल्केन को तो हम अलग नहीं कर पाएँगे, लेकिन कम से कम एक क्लास को हम अलग ज़रूर कर पाएँगे। चलो, एक एक के अंदर थोड़े छोटे हैं, एक के अंदर थोड़े बड़े हैं, ये हम एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसको हम अब देखेंगे। Describe separation of petroleum into useful fractions by fractional distillation। तो फाइनली अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिफाइन करते हैं पेट्रोलियम को। सो रिफाइनिंग क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम जो तेल है, इसको हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यूजफुल फ्रैक्शंस में। इसका हम अलग से क्रूड ऑयल का कुछ नहीं कर सकते, ना ये जलेगा क्योंकि इसके अंदर इतनी डाइवर्स किस्म के सब्सटेंसेस हैं, ना इसका हम कोई और काम करेंगे। तो हम इसको एक्चुअली में सेपरेट करेंगे। कुछ हिस्सा वो होगा जो बहुत लाइट मॉलिक्यूल्स का है, उसको हम लोग जलाएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बहुत हैवियर है, उनके यूजेस कुछ और होंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम को रिफाइन कर सकते हैं, और बहुत ही ईजिली, क्योंकि कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। हमने क्या करना है, हम लोग इधर लाएंगे अपने क्रूड ऑयल को। यहाँ पर हमारे पास शुरू में एक हीटर होगा, यानी हम इसको गर्म करेंगे क्रूड ऑयल को। बहुत ही क्लेवर तरीके से हम लोग इसको सेपरेट करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक हीटर टाइप चीज़ होगी, आप इसको किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग लगाएंगे अपने क्रूड ऑयल को। मे बी इस तरह से एक पाइप है जिसके अंदर सपोज क्रूड ऑयल आ रहा है, इसको हम लोग करेंगे गर्म। इस क्रूड ऑयल को हम इतना गर्म करेंगे कि ये आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एक कॉलम में लाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके साथ डिफरेंट हमने फ्रैक्शंस बनाए होंगे। कैसे, आपके इस किस्म का एक कॉलम होगा। कॉलम मीन्स एक लंबा सा, आप कह सकते हैं पाइप कह सकते हैं, या लंबा सा खंबा कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको लेकर आएंगे कॉलम के अंदर। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, कि कॉलम की शक्ल में हमने एक बड़ा सा पाइप बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोग इसको लाएंगे, और अब आगे जाकर हम इसको इसके अंदर डालेंगे, और ये अब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। ओके,
ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और हमने बीच-बीच में इसके लिए हमने डिफरेंट जो है वो हमने इसके लिए बीच-बीच में हमने डिफरेंट ट्रेस जो है वो रखी होंगी। ट्रेस का क्या मतलब है? तो सबसे पहले इस कॉलम की ख़ास बात ये होगी कि ये नीचे आपके पास जो है वो काफ़ी गर्म होगा, हॉट, लेकिन ऊपर जाते ये ठंडा होता जाएगा। अब जो क्रूड ऑयल के अंदर चूँकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स हैं, वो अल्केन जिनका आपके पास जो एक रेंज हो गई, जिनका आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो तो काफ़ी होगा हाई, ओके, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो आपके पास बहुत ही अगर आप गर्म टेम्परेचर हो, उसके ऊपर भी वो आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम है कि आपके पास काफ़ी गर्मी उनको चाहिए गैस में कन्वर्ट रहने के लिए। तो अब हल्का अभी भी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन चूँकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, तो वो यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर जाता जाएगा, गैस आपके पास ऊपर जाती जाएगी इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर ऑटोमैटिकली। और यहाँ पर हमने डिफरेंट ट्रेस बनाई होंगी, इनको हम कहते हैं ट्रेस, यानी रहने की हमने जगह बनाई होंगी। सबसे पहले आपके पास मतलब इस किस्म की एक ट्रे होगी, ओके। इधर इधर हमने एक ट्रे सी रखी होगी। जो आपके पास बहुत हैवी अल्केन्स हैं, ऑफ कोर्स जितने आपके पास हैवी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर आपको ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने हैं। कोल्ड पर आपके पास काफ़ी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले, यानी जो बहुत लाइट आपके पास अल्केन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, लाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो होगा क्या कि आपके पास सबसे पहले जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, वो तो यहीं पर लिक्विड बन गए, तो वो यहीं पर रुक गए। बाकी की गैस चलेगी ऊपर, थोड़ा-सा ऊपर गई, एक और ट्रे आ गई। अब थोड़ा-सा और इसके मुताबिक ठंडा है, तो अब एक और क्लास ऑफ अल्केन्स जो कि थोड़ा-सा लेस हैवी थे, लेकिन अभी भी हैवी थे, वो यहाँ ठहर जाएँगे। फिर ये मज़ीद ऊपर चलेगी गैस और आगे जाके आपके पास एक और ट्रे आ जाएगी। और इस तरीके से करते-करते यहाँ पर भी कुछ लिक्विड होगा, करते-करते आप ऊपर आ जाएँगे। अब आपने ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर सिर्फ़ एक अल्केन है, यहाँ पर सिर्फ़ एक अल्केन है, लेकिन कम से कम हमने उसको थोड़ा तोड़ तो दिया है। जो पहले हर चीज़ मिक्स थी, अब उसमें से कुछ अल्केन्स अलग हो गए हैं, कुछ अलग एक-एक फ्रैक्शंस बन गई हैं। इसके अंदर काफ़ी हैवी हैं, थोड़े से लेस हैवी और यहाँ ऊपर बहुत लाइट हैं। और एक्चुअली में हम जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो ऊपर कोई चीज़ एक चीज़ आपके पास एंड में एक गैस भी बच जाती है, ओके? यानी कि आपने सबको रिफाइन किया, लेकिन एंड में एक ऐसी गैस है जो इतने ठंडे टेम्परेचर में भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। इसको हम लोग गैस में ही यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कि हमने पेट्रोलियम को भी लिक्विफाई कर दिया। तो ये जो बहुत ही लाइट गैस आपके पास बचती है, हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉलम है जिसके थ्रू हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस बना दी हैं। इनको हम लोग कहते हैं यूज़फुल फ्रैक्शन। क्या हमने ये एक फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन एक आपके पास एक हिस्सा है आपके पास एल्केन्स का, जो कि बहुत हैवी है, उससे ऊपर और थोड़ा लेस हैवी, उससे ऊपर थोड़ा लेस हैवी, और आपने डिफरेंट फ्रैक्शंस बना दिए। अब हम लोग इन फ्रैक्शंस के नाम भी देखेंगे, बट इस सेशन में हमने यही देखना था कि कैसे हम लोग पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं यूज़फुल फ्रैक्शंस में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेम द यूजेस ऑफ द फ्रैक्शंस एज नंबर 1 रिफाइनरी गैस। अच्छा, अब ये हैं हमारी तमाम फ्रैक्शंस, इस सेशन में हमने इनको पढ़ना है कि कौन-कौन सी हम फ्रैक्शंस, यही वो फ्रैक्शंस हैं जो हम क्रूड ऑयल से आमतौर पे लेते हैं। सबसे ऊपर एट द टॉप, ओके, मैं इनको इस ऑर्डर में लिखता हूँ। सबसे ऊपर होती है आपके पास रिफाइनरी गैस या फिर एलपीजी। ये वो हैं जो आपके पास वो पेट्रोलियम का हिस्सा है, वो बहुत लाइट अल्केन्स हैं, जिनके अंदर इतने कम आपके पास कार्बन आइटम्स थे कि उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम था कि वो अभी भी गैस में है, इतने ठंडे टेम्परेचर पर भी। तो दिस इज़ कॉल्ड एलपीजी। इसको फिर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि अब ये यूज़ होने के काबिल है और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि जितना आपके पास लाइटर सब्सटेंस होगा, वो उतना ज़्यादा आसानी से जल सकेगा। तो इसको आप लोग फ्यूल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर जिन्होंने यूज़ दिया है, दिस इज़ येस इन हीटिंग एंड कुकिंग। तो आप इसको जलाते हैं, तो इससे जो हीट मिलती है, उससे आप चीज़ों को पकाते भी हैं और कुकिंग करते हैं। जो आम डायरेक्ट चूल्हों में आती है, वो तो एलपीजी नहीं होती, दैट इज़ नेचुरल गैस। लेकिन जो सिलेंडर्स में स्टोर होती है, दैट इज़ एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, दैट इज़ गैसोलीन पेट्रोल फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, याद रखें, रिफाइनरी गैस जैसे नेचुरल गैस तो मेनली मेथेन थी, रिफाइनरी गैस कोई खास गैस नहीं है, कोई खास आपके पास अल्केन नहीं है, ऐसा नहीं कि एथेन है। इसके अंदर आपके पास एक छोटी क्लास होगी, मेनली एथेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, मे बी हेक्सेन तक ना जाए, उसके बाद रुक जाए। तो एक आपके पास रेंज होगी, लेकिन काफ़ी लाइट आपके पास इसके अंदर सब्सटेंस होगा। मजीद आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा ये भी लाइट ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे हैवी हो जाएगा रिफाइनरी गैस से। इसके बाद आपके पास होती है गैसोलीन या फिर आपकी पेट्रोल, इसको आप पेट्रोल भी कहते हैं, पेट्रोल फ्रैक्शन। जो आप पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, वो ये फ्रैक्शन है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो वोलेटाइल, सो इट इज़ यूज्ड एज़ फ्यूल यूज्ड इन कार्स। थोड़ी सी इससे हैवी है, तो डायरेक्ट आप एलपीजी भी हो सकता है गाड़ियों में यूज़ कर लें, लेकिन मेनली आप फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा थिक सब्सटेंस चाहिए। जितना आप नीचे जा रहे हैं, वो उतना सब्सटेंस उतना थिक भी होता है, राइट? तो दिस इज़ इसका मेन यूज़ यहाँ पर है फ्यूल यूज्ड इन कार्स। तो हमें पता है पेट्रोल आमतौर पर गाड़ियों में यूज़ होता है। इसके बाद है आपके पास नैफ्था फ्रैक्शन। नैफ्था के बारे में आपने ना सुना, शायद ना सुना हो, क्योंकि ये कोई फ्यूल नहीं है,
लेकिन ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है जो क्रूड ऑयल से मिलती है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी, यानी अब आप काफ़ी हैवी साइड पर आ गए हैं। ये फ्यूल नहीं है, इसको आप केमिकल फीडस्टॉक के तौर पर यूज़ करते हैं। केमिकल फीडस्टॉक का ये मतलब है कि मेकिंग केमिकल्स, तो बहुत सारे केमिकल्स, प्लास्टिक वगैरह, वो आप लोग जो नैफ्था फ्रैक्शन है उसके थ्रू आप लोग यूज़ करते हैं। और नैफ्था फ्रैक्शन को एक्चुअली में हम लोग क्रैक भी करते हैं। जो हमने देखा था क्रैकिंग, हम जो नीचे वाले हैवी थे इनको हम टॉप जो पेट्रोल वगैरह है उसमें हम लोग क्रैक करते थे। बट एनीवेज नैफ्था फ्रैक्शन भी हम क्रैकिंग में भी अक्सर यूज़ करते हैं। कीरोसिन नैफ्था के बाद जो उससे थोड़ा हैवी है, कीरोसिन या इसको हम पैराफिन भी कहते हैं। दिस इज़ फॉर जेट फ्यूल। ये अब आपको तमाम याद रखने पड़ने हैं क्योंकि एसएलओ में है और ऑर्डर के साथ याद रखने पड़ने हैं। कीरोसिन या पैराफिन इज़ यूज़ फॉर जेट फ्यूल, यानी जहाज़ों के फ्यूल के तौर पे। इससे नीचे आपके पास डीजल ऑयल, डीजल पेट्रोल से डिफरेंट है, अलग फ्रैक्शन है, लेकिन थोड़ा कीरोसिन से भी ज़्यादा हैवी है। दिस इज़ यूज़ फॉर फ्यूल यूज़ इन डीजल इंजन। तो बहुत जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ डीजल। उससे नीचे, अच्छा उसके नीचे यहाँ पर इस एसएलओ में थोड़ा सा मसला है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऊपर आएगा और फ्यूल ऑयल नीचे जाएगा। तो इस एसएलओ में उन्होंने गलती कर दी है। लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा लाइट है और फ्यूल ऑयल जो है वो आपके पास हाँ, ज़्यादा हैवी है। नहीं, फ्यूल ऑयल जो है वो ज़्यादा हैवी है और लुब्रिकेटिंग ऑयल लाइट है। फ्यूल ऑयल को अक्सर हैवी फ्यूल ऑयल भी कहते हैं, बट ये उन्होंने गलती कर दी है। अच्छा वैसे लुब्रिकेटिंग और फ्यूल ऑयल में बस हल्का-सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ ऊपर-नीचे हैं, तो हो सकता है किसी बुक में आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल नीचे भी मिल जाए, लेकिन आम तौर पे लुब्रिकेटिंग ऑयल ऊपर होता है और फ्यूल ऑयल नीचे होता है। बट एनीवेज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो डीज़ल से थोड़ा-सा लाइट है, डीज़ल से थोड़ा हैवी है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, नाम से पता चलता है लुब्रिकेंट्स में, वैक्सेज़। अब इसको आप फ्यूल के तौर पे इतना यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इतना जलता नहीं है, वोलेटाइल नहीं है। फिर आता है आपके पास फ्यूल ऑयल। ये आप जो बहुत हैवी चीज़ें हैं जैसे शिप्स या फिर होम हीटिंग सिस्टम जो बहुत हैवी होते हैं, उनके अंदर फ्यूल ऑयल जो इससे भी हैवी है उसको यूज़ करते हैं। एंड में है बाइटुमेन या ब्यूटामेन, जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करें। जो सबसे हैवी आपके पास फ्रैक्शन है ब्यूटामेन फ्रैक्शन, ये आप लोग मेकिंग रोड्स, यानी कि जो रोड्स होती हैं उनके अंदर जो वो चीज़ यूज़ की जाती है, पथरी होती है, उसको मिलाने के लिए एक सब्सटेंस, बहुत थिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटामेन फ्रैक्शन। वो ब्यूटामेन फ्रैक्शन होती है, इसके अंदर भी बहुत हैवी आपके पास एल्केन्स होंगे। तो ये तमाम हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, यही होती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, उनके आपको यूजेस भी याद रखने पड़ेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, ओके, तो हम लोग इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी देख लेते हैं। तो जो आपके पास सबसे जो लाइट है अब आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ एलपीजी। इसके अंदर अगेन आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं एल्केन्स के, वो 1 to 4 होंगे, ओके, C1 to C4। इतनी जो आपके पास रेंज है आमतौर पे, मीन्स मेथेन से लेके आपके पास ब्यूटेन तक, इतने आपके पास एल्केन्स मौजूद होंगे। इससे ज़्यादा हैवी आपके पास मौजूद नहीं होंगे। मज़ीद आप लोग हैवी पे हैं, इसके नीचे होता है आपके पास पेट्रोल, या जिसको आप गैसोलीन भी कहते हैं। इसके अंदर आप चले जाते हैं C5 से लेके C10 तक, ओके। तो इस रेंज में आप चले जाते हैं इन पेट्रोल। इससे भी जो थोड़ा हैवी था, हमने देखा था, दैट वाज़ नैफ्था फ्रैक्शन, नैफ्था फ्रैक्शन, नैफ्था। इसके अंदर आपको पास आमतौर पे मतलब आप चले जाएँगे, थोड़ा-सा और हैवी हो जाएगा, लेकिन C8 से लेकर आपके पास C12 तक आमतौर पे इसके अंदर मौजूद है। आइए आप हो सकता है सोच रहे हो C10 इधर तक था तो यहाँ पर C8 कैसे आ गया? हालाँकि इससे हैवी है, तो ऑन एवरेज ये इससे हैवी है, राइट? तो हल्के-फुल्के एल्केन्स हो सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ एल्केन्स सेम हो, तो ये तो हो ही सकता है क्योंकि ऊपर-नीचे ही है। फिर नैफ्था के बाद जो मज़ीद था हमने देखा था, दैट वाज़ कीरोसिन, केरोसिन कह लें या पैराफिन भी जिसको हम लोग कहते हैं। दिस वाज़ राइट। अब आप थोड़ा-सा और हैवी हो जाएगा आपके पास, तो मेबी C10 से लेके C18 तक। तो ये तो एक रेंज है, ये हल्की-फुल्की चेंज भी हो सकती है। ओके, सो मेबी C16 तक। तो इधर तक आपके पास एक रेंज है आपके पास कार्बन्स की, जो इनकी चेन्स में मौजूद होंगे एल्केन्स की। तो आप देखते हैं जितना नीचे जाते-जाते हैं वो उतना हैवी होता जाता है विद टाइम, क्योंकि वो और आपके पास अब जितना आपके पास हैवी है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही आपके पास ज़्यादा होगा। क्योंकि उनके अंदर जो आपके पास एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, और ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। राइट, तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, लेकिन जितने आप ऊपर जाते जाएँगे वो उतने लाइट हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होगी इनको, अगर आपने उस फॉर्म में रखना है लिक्विड फॉर्म में, वरना तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। केरोसिन के बाद आपके पास नीचे है डीजल, ओके, आपके पास मौजूद है डीजल। डीजल के अंदर डीजल एक और केरोसिन से भी हैवी है। डीजल के अंदर मज़ीद आपके पास हैवी होंगे, मे बी C14 से लेके C20 तक। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। डीजल के बाद जैसे हमने देखा है, डीजल के बाद हमारे पास आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। एसएनओ में गलती से उन्होंने फ्यूल ऑयल लिख दिया है, बट डीजल से थोड़ा हैवी, दैट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसके अंदर में भी आपके पास C20 से C50 अब आपका रेंज बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड देन है आपके पास आपका फ्यूल ऑयल, काफ़ी हैवी होता है। इसके अंदर आपके पास C50 से लेकर C70 तक आप जा सकते हैं। और ब्यूटेन बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा थिक सब्सटेंस है, इसको जलाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका थिक सा हो जाएगा ये, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ मोर देन
C70। बट एनीवेज ये आपके तमाम के तमाम फ्रैक्शंस हैं। ओके, डिस्क्राइब how the properties of fractions obtained from petroleum change from the bottom to the top of the fractionating column limited to। तो जो fractionating column है आपकी fraction distillation में, इसमें from the bottom टू द टॉप जाएं अगर आप लोग, यानी नीचे से ऊपर जाएं, तो आपके पास कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सबसे पहली चेंज जो आपके पास है वो फोर्स है डिक्रीजिंग चेन लेंथ, यानी अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएं, तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो चेन लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, मीन आपके पास कार्बन आइटम्स कम हो रहे हैं। तो ये आपके पास पहले ही आप चीज़ नोटिस करते हैं अपनी फ्रैक्शनल इकोनॉमी। देन है हायर वोलेटिलिटी, थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, वोलेटिलिटी। ओके, ये दिस इज वॉलेटिलिटी। ओके, वॉलेटाइल जिससे होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दिस इज वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी है कि कितनी आपके पास जो चीज़ है वो जल कितनी आसानी से सकती है। तो ऑफकोर्स जितना आप ऊपर जाएंगे, हम देखा उतनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें फ्यूल के तौर पर यूज़ होती हैं। जितना आपके पास चीज़ें लाइट होंगी वो आसानी से जल सकेंगी। तो आपके पास ऊपर LPG, पेट्रोल, डीजल, कीरोसिन, ये आपके पास मोस्टली नाफ्ता तो खैर केमिकल्स के लिए है, नाफ्ता उतने आसानी से नहीं जलती, लेकिन ये LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये आपके पास नाफ्ता वैसे इन दोनों से ज़्यादा जलेगी, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते। जितना आप ऊपर जाएंगे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, वो और ज़्यादा आसानी से जलेगा। ये भी हम बॉटम टू टॉप नोटिस करते हैं। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, यस, नीचे वालों के बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे हमने देखा वो कम हैं, उनके ज़्यादा हैं, और ऊपर वालों के कम हैं। तो जितना आप ऊपर जा रहे हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हम नोटिस करते हैं। देन लोअर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है आपके पास कितनी चीज़ थिक कितनी है, लिक्विड आपके पास थिक कितना है। जैसे आपके पास अगर शहद है, हनी, दैट इज़ वेरी विस्कस, राइट। आपके पास बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। विस्कस का मतलब है गाढ़ा, कि आपके पास बहुत ज़्यादा थोड़ा सॉलिड होता है, आपके पास इतनी आसानी से फ्लो नहीं करता। जबकि आपके पास जो वाटर है वो तो बहुत ज़्यादा आपके पास लेस विस्कस है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। तो जो आपके पास वाटर है वो काफ़ी आसानी से फ्लो करता है, तो वो इतना ज़्यादा थिक नहीं है, इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो ऑफ कोर्स जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपके पास चीज़ें और लेस थिक होती जाएंगी। ब्यूटामाइन आपके पास बहुत ज़्यादा थिक है, आपने देखा होगा गाड़ी में। फ्यूल ऑयल से थोड़ा कम। जितना आप ऊपर जाते जाएंगे पेट्रोल काफ़ी लेस थिक है, और LPG तो खैर वो तो गैस है, गैस की विस्कोसिटी नहीं होती, लेकिन विस्कोसिटी तो लिक्विड्स की होती है। लेकिन जितना आप ऊपर जाते जा रहे हैं आपकी विस्कोसिटी कम हो रही है, वो और ज़्यादा, जितनी विस्कोसिटी कम होगी वो उतना ज़्यादा आसानी से फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा लेस थिक होगा, गाढ़ा कम होगा। जितना आप ऊपर जा रहे हैं ऑफ कोर्स वो कम गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एटम्स कम हो रहे हैं। एटम्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कम गाढ़ा आपके पास होगा, हैवी नहीं रहेगा, लाइट हो रहा है। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर के तमाम मसले कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।